हेलो फ्रेंड्स, फ्री ऑनलाइन क्लासेज बाय गौरव सर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग ने क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत पहला चैप्टर संविधान क्यों और कैसे का अध्ययन किया था। उस अध्याय में हमने संविधान के अर्थ, संविधान की परिभाषा, संविधान का प्रारंभ, संविधान का महत्व और संविधान के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। उस अध्याय के अध्ययन के बाद हम लोगों ने इतना समझ लिया था कि किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत होती है और हर देश में एक संविधान होता है। हमारे देश भारत में भी एक संविधान है और वह संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसकी जानकारी भी हमने पिछले चैप्टर में हासिल कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ही क्लास 11th का जो कि दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम है भारतीय संविधान का निर्माण, उसका अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, यह चैप्टर आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से तो उपयोगी है ही, इसके अतिरिक्त प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी यह चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है और लगभग सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप वीडियो देखने से पहले एक नोटबुक और पेन लेकर बैठें, जिससे कि महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप नोट करते रहें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है भारतीय संविधान का निर्माण। फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे, हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी से पहले हम लोग गुलाम थे। अंग्रेज़ों के गुलाम होने के कारण हमारा अपना कोई नियम कानून नहीं था और अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया नियम कानून ही हम पर लागू होता था। भारतीय नेताओं के द्वारा, आंदोलनकारियों के द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के लिए लंबे समय से प्रयास किया जा रहा था, परंतु सफलता नहीं मिल पा रही थी। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बनी। लेबर पार्टी की सरकार इंग्लैंड में बनी और क्लीमेंट एटली वहाँ के प्रधानमंत्री बने। इनका दृष्टिकोण भारत के प्रति सकारात्मक था और वो चाहते थे कि भारत को अब आज़ादी मिल जाए। उन्होंने ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि भारत को जल्द ही स्वतंत्र कर दिया जाएगा। भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से क्लीमेंट एटली के द्वारा 1946 ईस्वी में एक योजना बनाकर भारत में भेजा गया, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। कैबिनेट मिशन, या हिंदी में इसी को, हालांकि इसका अंग्रेजी शब्द ही प्रचलित है, हिंदी में इसे मंत्रिमंडल योजना के नाम से जाना जाता है। यह कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया और उसने अपने रिपोर्ट में यह सिफारिश किया कि भारत में एक संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए और संविधान सभा ही भारत देश के लिए नए संविधान को बनाने का काम करे। इस तरह से कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर भारत में एक संविधान सभा के बनाने का रास्ता प्रशस्त हुआ। अब यहाँ पर यह क्वेश्चन अपने आप आता है, संविधान सभा क्या है? तो संविधान सभा एक ऐसी संस्था होती है जो किसी भी देश के लिए संविधान को बनाने का काम करती है, उसे ही हम संविधान सभा कहते हैं। तो भारत में भी संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा के निर्माण की बात की गई। साथ ही यह प्रावधान भी किया गया कि संविधान सभा में वैसे सदस्य होने चाहिए जो या तो जनता के द्वारा
सीधे तौर पर चुने गए हों या जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुने गए हों, क्योंकि आज़ादी के बाद भारत में लोकतंत्रात्मक शासन की स्थापना का लक्ष्य रखा गया था। समय के अभाव को देखते हुए सीधे तौर पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करवाना संभव नहीं था। इसलिए संविधान सभा के सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधान मंडलों के सदस्यों के द्वारा सदस्यों का निर्वाचन किया गया और संविधान सभा के लिए कुल सदस्यों की संख्या जो निश्चित की गई वह थी 389। 389 सदस्य संख्या निश्चित की गई संविधान सभा के लिए और तय किया गया कि ये 389 सदस्य भारत के लिए एक नया संविधान बनाने का काम करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये 389 सदस्य कहाँ से आए, इसके संबंध में भी प्रावधान किया गया था कि 389 सदस्य में से 296 सदस्य प्रांतों के विधानसभा से आएंगे, प्रांत से, और 93 सदस्य 93 मेंबर्स देसी रियासत से आएंगे, देसी रियासत से। 296 सदस्य प्रांत से निर्वाचित होकर आएंगे प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा और 93 सदस्य तत्कालीन देसी रियासत से आएंगे और इस तरह 296 प्लस 93 बराबर 389 हो जाता है। तो इस तरह संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या निश्चित हुई 389 और इन्हीं सदस्यों पर संविधान को बनाने का कार्य सौंपा गया। आइए अब हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा ने किस प्रकार से हमारे संविधान को बनाने का काम प्रारंभ किया। तो सबसे पहले संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। यहाँ से आपके संविधान को बनाने का श्रीगणेश किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई और उस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो कि बिहार के रहने वाले थे, सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के कारण उन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अस्थायी अध्यक्ष उनको बनाया गया संविधान सभा की पहली बैठक में। पुनः जब दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई, 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक हुई तो सर्वसम्मति से संविधान सभा के सभी सदस्यों की सहमति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 11 दिसंबर। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो बैठक हुई, उस बैठक में हमारे संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या होगा, भारतीय संविधान का क्या उद्देश्य होगा। इसको प्रस्तुत करने का काम, उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। उनको यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप संविधान का उद्देश्य निश्चित करें कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को
22 जनवरी 1947 ईस्वी को भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा गया। उनके द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और इस प्रकार भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव निश्चित हो गया 22 जनवरी 1947 को। तो अभी तक हमने देखा कि पहली बैठक, दूसरी बैठक और फिर बाद के बैठकों में अध्यक्ष चुनने के साथ साथ संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव भी निश्चित कर दिया गया। अब चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसके बाद फिर क्या हुआ। संविधान सभा के सामने अब सबसे महत्वपूर्ण काम था संविधान का निर्माण करना। सारी औपचारिकताओं को पूरी करने के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण काम संविधान का निर्माण करना शेष रह गया था। संविधान का निर्माण करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया। संविधान सभा के द्वारा कई समितियां बनाई गई, लेकिन जिसमें सबसे प्रमुख समिति प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति, संविधान प्रारूप समिति भी इसे आप कह सकते हैं। संविधान प्रारूप समिति बनाई गई और इस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर, आप सब जानते होंगे, भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित कुल 7 सदस्य थे। कुल 7 सदस्य थे, परंतु प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा के द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया। 21 फरवरी 1948 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का प्रारूप बनाकर संविधान सभा के सामने रखा गया। उस प्रारूप को रखने के बाद संविधान सभा के द्वारा कई बैठकें आयोजित की गई और उन बैठकों पर अलग अलग मुद्दे पर बहस के बाद सर्वसम्मति से विभिन्न प्रकार के निर्णय पारित हुए और अंततः प्रारूप समिति के द्वारा बनाए गए संविधान को मंजूरी दी गई। जिन्हें भी जो आपत्तियां थी, जो स्वीकार करने के लायक थे, उन्हें स्वीकार किया गया और अंततः प्रारूप समिति के द्वारा बनाए गए संविधान को स्वीकार किया गया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होने के कारण ही उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रायः पूछा जाता है भारतीय संविधान का निर्माता कौन है, तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस प्रकार विभिन्न चरणों से होकर गुजरने के बाद संविधान सभा में संविधान के लिए विभिन्न वाचन के फलस्वरूप अंतिम रूप से आपका संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया। जो सिलसिला 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था, वह सिलसिला 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ। इन दोनों समय अवधि के बीच के अंतर को यदि आप देखेंगे तो ये आपको निकाल कर आएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, जो कि भारतीय संविधान को बनने में लगा कुल समय है। क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय संविधान
कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ, कितने समय में बनकर तैयार हुआ? तो आपका उत्तर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को बनना शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार होने के कारण ही इस तारीख को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर की तारीख को। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था, तो फिर वह उसी तिथि से लागू क्यों नहीं हुआ? तो आप यह जान लें कि संविधान का अधिकांश भाग 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू हो चुका था, परंतु हमारे संविधान निर्माताओं को संविधान को लागू करने के लिए एक शुभ दिन का इंतजार था। एक अच्छे मुहूर्त का इंतजार होने के कारण हमारा संविधान पूरी तरह 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू नहीं हुआ। इस संबंध में एक छोटी सी बात आप जान लें कि आज़ादी के पूर्व 26 जनवरी 1930 ईस्वी को 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर में रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था और भारतीय तिरंगे झंडे को फहराया गया था। इस कारण से 26 जनवरी की तिथि को शुभ माना गया और संविधान निर्माताओं के द्वारा यह तय किया गया कि हम अपने नए संविधान को 26 जनवरी को ही लागू करेंगे। और चूंकि हमारा संविधान 26 नवंबर को बनकर तैयार हो चुका था, तो इसके 2 महीने के बाद 26 जनवरी की तारीख आने वाली थी। इसी कारण से हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। उसके पूर्व 2 दिन पूर्व 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। बनने के उपरांत 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हस्ताक्षर किया गया और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा नया संविधान लागू हो गया और हम गणतंत्र कहे गए। हमारे देश में गणतंत्र की स्थापना उसी के साथ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हो गई। इस प्रकार एक लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद, काफ़ी लंबे समय बाद भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसे बनने में कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और विश्व का सबसे बड़ा संविधान बनकर तैयार हुआ। अपने संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को आइए हम लोग जानते हैं। हमारे संविधान को हमने यह पढ़ा, हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यदि कोई आपसे पूछे कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका उत्तर होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा भारतीय संविधान को लिखा गया था। भारतीय संविधान जो मौलिक रूप में है वह हैंड रिटन है, हाथ से लिखा गया है। इनकी लिखावट काफ़ी सुंदर थी और इनके सामने यह प्रस्ताव दिया गया कि आप भारतीय संविधान को लिखने का काम करें और इनसे यह भी कहा गया कि इस काम के लिए आप कितने पैसे लेंगे। तो इन्होंने कहा मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, शर्त केवल इतना है कि संविधान के हर पन्ने पर मेरा नाम होगा और संविधान के सबसे अंतिम पन्ने पर मेरे दादाजी का भी नाम होगा। उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और इन्हें संविधान को लिखने का काम दिया गया। 6 महीने में इनके द्वारा भारतीय संविधान को लिखा गया और वही मौलिक संविधान जो इनके द्वारा लिखा गया उसकी प्रति
आपके भारतीय संसद, भारत की जो संसद जो नई दिल्ली में है, उसके लाइब्रेरी में यानी पुस्तकालय में, भारतीय संसद के पुस्तकालय में संविधान की प्रति सुरक्षित रखी गई है। हिंदी की प्रति भी और अंग्रेजी की प्रति भी भारतीय संसद के पुस्तकालय में रखी गई है और वह खराब नहीं हो, इस कारण से उसे हीलियम गैस के आवरण के अंतर्गत उसे रखा गया है, जिससे कि अधिक समय तक वह सुरक्षित रह सके। संविधान जो बनकर तैयार हुआ, उसके हर पन्नों पर जो चित्रकारी की गई, उसे खूबसूरती प्रदान करने के लिए वह काम सौंपा गया नंदलाल बोस को। नंदलाल बोस को, इन्हीं के द्वारा भारतीय संविधान पर हर पन्ने पर चित्रकारी की गई है, जिससे कि आपका संविधान खूबसूरत लगे देखने में। नंदलाल बोस के द्वारा चित्रकारी की गई है। तो इस प्रकार हमने आज के वीडियो में भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की और यह देखा कि किस प्रकार भारत के संविधान का निर्माण हुआ, उसे बनाने में कितना समय लगा, किन्होंने बनाया, किस संस्था ने बनाया, उस संस्था के लोग कैसे चुनकर आए, हमारे संविधान को किसने लिखने का काम किया, उसे सजाने का काम किनके द्वारा हुआ। इन सभी बातों का अध्ययन हमने आज के वीडियो में किया। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू।